बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। आज जो शेयर चुना गया है वो टेक्सटाइल स्पेस से है, नंदन डेनिम को चुना है। चुनने की वजह पर तो केजी डेनिम के नंबर्स आए हैं और नंबर ज़ोरदार देखने को मिले। तो पूरे डेनिम स्पेस के जो आंकड़े हैं, एक आंकलन लगाया जा रहा है कि वहाँ पर अच्छे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। Q1 में कंपनी नतीजों में बेहतर आंकड़े तो रहेंगे ही, क्योंकि कंपनी में मुनाफा और करीब 20% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन फ्रंट पर भी करीब 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद डेनिम स्पेस पर आप लगा ही सकते हैं। आज के नंबर से ये क्लियर इंडिकेशन भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़, अगर कंपनी की पर्टिकुलरली बात करें तो उसकी वैल्यू वाइज अगर देखें तो FY18 या 19 में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 19 से 20 रुपए के आसपास की EPS बैठेगी और महज 6 से 1 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 22 से 23 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। फॉरवर्ड PE की बात करी जाए तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड साउंड है। सबसे अहम चीज़ करीब 30 रुपये पर शेयर है। कंपनी पास कैश भी है, तो एक अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करती चली आ रही है। रिसेंटली कंपनी में डेट जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ था कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एडिशन किया है, जिसकी वजह से कंपनी का शर्टिंग कारोबार जो है, जो कंपनी का दूसरा प्रोमिनेंट बिजनेस है, वहां से एक अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। Q2 FY17 यानी अगली तिमाही से कंपनी का शर्टिंग कारोबार जो है वो प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद है। इस तिमाही से भी नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन हाँ अभी तक वहां पे प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन अगली तिमाही से कंपनी उस कारोबार से प्रॉफिट आने की उम्मीद है। 1/3 से ज्यादा हिस्सा कंपनी को एक्सपोर्ट से आता है और जिस तरह से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई पड़ रही है, गोइंग फॉरवर्ड अनुमान लगाया जा रहा है कि डॉलर रियलाइजेशन इनके एक्सपोर्ट फ्रंट से अच्छे आने की उम्मीद इस तिमाही के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इसके अलावा जो जिस तरह की कैपेसिटी एडिशन कंपनी ने किया है पिछले 2 तिमाहियों के अंदर, उसका इंपैक्ट कंपनी का इस तिमाही ये तो सेकंड हाफ से Q2 से आना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं ग्राउंड्स को देखते हुए क्वांटम की एक रिपोर्ट को रिफर किया गया। उनका मानना है कि नंबर्स के आधार पर और इस तरह की वैल्यूएशन उसके आधार पर करीब 160 रुपये तक की चाल भी शेयर दिखा सकता है। जी शुक्रिया सुमित आपका। तो नंदन डेनिम 6% के उछाल के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है। आज का सुपर शेयर नजर रखकर चले, यहाँ से और स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि जो अर्निंग्स हैं वो इंप्रूव हो सकती हैं। इनफैक्ट नंदन डेनिम की बात हुई तो मैं टेक्सटाइल स्टॉक्स पर ही मेहरबान आप कमेंट लेना चाहती हूँ। बीते क्वार्टर में भी और Q1 के भी अब तक के जो अर्निंग्स आए हैं, कई सारी कंपनीज जिनकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है। केजी डेनिम हुआ, बीते क्वार्टर में सतलुज टेक्सटाइल, अरविंद जैसी कंपनियों के अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट देखी थी। और ये कुछ ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, टी हुआ, टेक्सटाइल हुआ, केमिकल सेक्टर हुआ, जिनके स्टॉक्स ने भी अच्छा प्राइस एक्शन दिया है बीते 6 मंथ्स में। आपकी कोई चॉइसेस हैं यहाँ पर? आई थिंक टेक्सटाइल्स पे कॉटन के भाव बढ़ने से आई थिंक जिसके पास भी अच्छी इन्वेंटरी थी कॉटन की, उनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। इस पे 3 कंपनी उभर कर आते हैं। तीन स्टॉक्स में ऑलरेडी थोड़ी सी एक्शन आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये भाव में मुझे ख़राब नहीं लगते। इस वर्तमान टेक्सटाइल्स VTL, दूसरा है अंबिका कॉटन मिल्स और तीसरा है सूर्यलक्ष्मी कॉटन। ये तीन स्टॉक्स आई थिंक आर इन फोकस बिकॉज कॉटन प्राइसेस हैव गॉन अप एंड दे शुड पॉसिबली अनाउंस गुड नंबर्स। और ये तीन स्टॉक्स में मूवमेंट आने के बाद लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आई थिंक दैट अकॉर्डिंग टू मी द स्क्रीन आपको बताएगा कि करना चाहिए कि नहीं, खास करके शॉर्ट टर्म एंगल के लिए। आई थिंक दूसरा एक स्टॉक हमें टेक्सटाइल में पसंद है, वो है सल्ला परफॉर्मेंस। आई थिंक दिस कंपनी आई हैव लाइक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। करीबन 58-60 के आसपास मुझे अभी भी पसंद है। और केमिकल्स अगर आपने पूछा, जो मैंने ठीक से सुना, तो आई थिंक 2 कंपनीज वी स्टैंड्स आउट अकॉर्डिंग टू मी। वन इज किरी इंडस्ट्रीज एंड वन इज बोदाल केमिकल। ये दोनों कंपनी के नंबर्स अकॉर्डिंग टू मी शुड बी वेरी गुड फॉर द करंट ईयर बिकॉज ऑफ द वे द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज हैव मूव्ड। सो ये 2 नाम हमें केमिकल्स में भी पसंद है। ओके, केमिकल स्पेस में अगर आप देखें 2 नाम आपने सजेस्ट की। मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सभी काउंटर सिंथेसिस पर रखी कोई डिस्क्लोजर मेहरबान आपकी तरफ से? थैंक यू। जो भी स्टॉक्स रिकमेंड किएंगे ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए और मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ उसमें कोई भी इरादा नहीं कभी कोई शेयर बेचने का। ओके, लॉन्ग ओनली। मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, सभी काउंटर सर्च करने के लिए। मेहरबान, अगर आप देखें जो आज डिस्कशन में कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे, उसी में से अगर आप देखें डालमिया भारत एट ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1500 को स्ट्राइक करता हुआ 22 रुपये ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेमंत, आप चलिए थोड़ा सा बात करते हैं मिड कैप की। अगर आप देखें, अभी लार्ज कैप में मैं लौटूंगा एक बार फिर से भी। मिड कैप में मैं एक कंपैरिजन ये कर रहा था। अगर आप देखिए कुछ स्टॉक्स जो कि बड़े, वोल्टास हो गया, VIP इंडस्ट्रीज़ हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, बहुत सारी अगर आप देखिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा नज़र आती हैं। अभी सीरीज़ के आखिरी 3 सेशंस में, 2 सेशंस में, जहां शॉर्ट कवरिंग के सहारे आप एक मूव देखते हैं, जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ अशोक लेलैंड 90 के पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए आप, उसने नीचे नहीं खिसकने दिया ऐसे स्टॉक को। ऐसे कुछ और एक्सपायरी एलिमेंट आपके जहन में आते हैं इस वक्त? अभी ये वीरेंद्र, जहाँ तक शॉर्ट कवरिंग की बात रह गई, मेरे हिसाब से ADAG स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट्स मोस्टली आपको एक्सपायरी के वीक में ही बढ़ती हुई नज़र आएंगी।
क्योंकि शॉर्ट्स हैं, चाहे वो रिलायंस पावर हो, रिलायंस कैपिटल हो। मेरे ख्याल आई वुड पर्सनली प्रेफर रिलायंस कैपिटल, क्योंकि एक तो NBFCs में बाइंग भी है, दूसरा रिलायंस कैपिटल में कल ओपन इंटरेस्ट फ्रेश भी ऐड हुआ है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस कैपिटल कैन मूव अप टू 340 to 345 एंड यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑफ 326 ऑन द सेम। और दूसरा मैं एक स्टॉक ज़रूर बोलना चाहूँगा, वोल्टास, जो आपने अभी बोला। वोल्टास के अंदर एक चीज़ देखने वाली ये है कि बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है ये स्टॉक। आफ्टर अ बिग राइज एंड देन अ बिग फॉल, ये स्टॉक काफ़ी टाइम तक 320 325 में कंसोलिडेशन दिखाकर इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप अगेन। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ही 350 से 352 का एक टारगेट इसमें बनता है, बट यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 325, जहां पे ये स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद निकला है। तो वोल्टास और रिलायंस कैपिटल दोनों पे आप नजर रख सकते हैं फॉर कमिंग 1 or 2 ट्रेडिंग सेशन। चलिए अब बात थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, ब्याज दरों की बात करते हैं। और ब्याज दरों को अगर आप देखें, लेकर RBI और सरकार के बीच में जो विवाद, जो तनातनी और जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो जग जाहिर है। लेकिन इसी को अपनी किताब के जरिए बखूबी जाहिर किया डॉक्टर सुब्बा राव ने। आइए उनसे जो बातचीत हो रही है, दिलचस्प बातचीत हो रही है, उसमें से शिरकत करते सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली अपनी बुक को लेकर और इस पूरे तौर को लेकर। ये रुपी टैंट्रम सवाल, जब मैं जा रहा था 5 साल के मेरा 4th ईयर में, taper tantrums थे, fragile 5 India was one of the fragile exactly exchange rate बहुत नीचे आ गया, तो उसको कंट्रोल करना और एक चैलेंज था। राइट सर। और NBFC कंपनीज का रेगुलेशन, शारदा स्कैम, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री रेगुलेशन, वो उसके बारे में मैं बात किया। और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते थे उसके बारे में, और RBI का जो कम्युनिकेशन होता है मीडिया के साथ ही नहीं, लेकिन जो लोग से भी कम्युनिकेशन होता है, मार्केट से कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन करने में क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब के बारे में मैं किताब लिखा। Fantastic, sir, and it has got released, and we wish you all the best for your book as well going forward. Thank you. Sir, लेकिन as you were talking about Pranab Mukherjee साहब and P. Chidambaram साहब, you have said that Pranab Mukherjee sir was unhappy when you recommended Usha Thorat's reappointment. So what was going at this moment, और आपको क्या लगता है कि किस कारणवश उनको रीअपॉइंट नहीं किया गया था? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट। नाराज की बात नहीं, अनहैप्पी थे। RBI के साथ अनहैप्पी थे, क्योंकि मेरे साथ अनहैप्पी थे। मैं इंटरेस्ट रेट तो बढ़ता गया था, इसलिए वे मेरे साथ अनहैप्पी थे। उषा थोराट एज डिप्टी गवर्नर वाज इन चार्ज ऑफ रेगुलेशन। कुछ डिसीजंस उन्होंने लिया, उसके बारे में भी प्रणब मुखर्जी साहब अनहैप्पी थे। सो उनका जब उषा थोराट का रीअपॉइंटमेंट का इशू आया, उन्होंने एक कमेटी को फॉर्म कर दिया उनको सक्सेसर के ढूंढने के लिए। देन आई वेंट एंड रिक्वेस्टेड हिम दैट उषा थोराट मस्ट बी रीअपॉइंटेड because she is eligible, and also on an earlier instance another deputy governor श्यामला गोपीनाथ का रीअपॉइंटमेंट हुआ 2 साल के लिए, वही रूल्स पोजीशन पर। प्रणब मुखर्जी साहब ने बोला रूल्स मानते नहीं। मैंने बोला रूल्स, आपने वही रूल्स पर आप श्यामला गोपीनाथ को अपॉइंट किया, यही रूल्स पर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने माना नहीं और रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। सो RBI का ऑटोनॉमी असर करने के वजह से उषा थोराट को सैक्रिफाइस करना पड़ा। Sure, as you said that Usha Thorat का reappointment was not as per your will, but going forward there was something which was going between you and Chidambaram Saab as well, and there was some friction which you have highlighted in your book. Can you just take us through that? Well, चिदम्बरम साहब भी चाहते थे कि हम इंटरेस्ट रेट को कम रखें, और जो अक्टूबर 2012 में जो वो होम मिनिस्टर थे, फिर वित्त मंत्रालय को वापस आ गए वित्त मंत्री होकर, तब वो फिस्कल कंसोलिडेशन पर बहुत कंसंट्रेशन कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन वो वहाँ कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट रखें, क्योंकि ये ग्रोथ बढ़ जाए। सर, जब मैं उनके वित्त मंत्री से मिलने के गया पॉलिसी के पहले अक्टूबर में, उन्होंने मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिया क्यों इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट रखना है, लेकिन मेरा इरादा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही है। सो देयर वाज अ टसल देयर एट दैट टाइम, एंड ही वाज क्वाइट अनहैप्पी विद द decision of the RBI not to soften interest rate at that time. Sure, as you have highlighted, the two key finance ministers
आपके बुक में एज वेल। आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर राजन का जो एक रिसेंटली एक रेजिग्नेशन जो आया है, दैट हैज कम टू सरप्राइज एज अ सरप्राइज टू एवरीवन, डू यू आल्सो बिलीव इट एविडेंस दैट लाइक स्टैनली फिशर इन इजराइल, एक सिचुएशन यू नो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इससे सर? I was also surprised by Dr. Rajan's decision not to seek a reappointment. और मुझे क्यों उन्होंने ऐसा किया मुझे मालूम नहीं, उनसे बात नहीं किया। जो न्यूज़पेपर्स में मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है क्यों है उन्होंने रीअपॉइंटमेंट नहीं चाहा, लेकिन इट्स क्वाइट क्लियर फ्रॉम द लेटर ही रोट दैट ही वुड लाइक टू कंटिन्यू to see through all the reforms that he initiated, but on reflection he decided not to seek a reappointment. ये स्टैनली फिशर का पैरेलल हुआ कुछ किस कारण से हुआ मैं अब नहीं बता सकता हूँ। अगर राजन साहब को किताब लिखना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट में किसी को किताब लिखना पड़ता है। All right, sir. Sir, moving on, in retrospect, do you feel that you would have built in more forex reserve during a tenure, जैसे आपने 5 साल का tenure आपने complete किया हुआ है, and which was roughly around 4 to 5% in each year, which turned out to be a big mistake in 2012-13. And at a time, जैसे आप बता भी रहे थे यहाँ पे, when India was termed to be in fragile 5, Arvind Pangadia is also highlighted in an interaction. What are your comments on this, sir? Now, my comment is that in 2010-11, there was a lot of capital coming into the country. Rupee appreciated. Rupee was under appreciation pressure and had appreciated. There was some concern that that was eroding our competitiveness. Exporters were agitated, of course. But the Reserve Bank's policy on exchange rate is to intervene in the market, buy or sell dollars, only if there is volatility in the exchange rate. In 2010 and 2011, there was no volatility in the exchange rate. The exchange rate was moving up, of course, but moving up smoothly. Perfect. So, intervening in the market to accumulate foreign exchange under those circumstances, I believe was inconsistent. All. चलिए, तो ये आप बातचीत सुन रहे थे, उसके कुछ मुख्य अंश सुने। आप इस पूरे इंटरव्यू को जी बिजनेस के बाद भी देख सकते हैं, जिस पर उन्होंने ब्याज दरों को लेकर, ब्याज दरों को निर्धारण की प्रोसेस, और उसमें अगर आप देखें सरकार के जो हस्तक्षेप है उसको लेकर उन्होंने खास बात इस पुस्तक में लिखी। लेकिन इस बीच में आपको आपके स्क्रीन पर एक ट्रेड रखता हूँ। अभी इनफैक्ट मैं जब इस इंटरव्यू सुन रहा था, मेरे स्क्रीन पर एक स्टॉक आया। देखिए, ये ट्रेड ऑलमोस्ट, बताऊँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, जाइएगा पहले मंथली चार्ट्स में देखिएगा जरा। गोवा कार्बन को देखिए, 2009 से लेकर 16 यानी करीब करीब 7 साल की जो चैनल थी, हल्की सी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, उसके हाईस को ये स्टॉक काट रहा है। और याद रखिए, अभी जो वॉल्यूम्स है 2,90,000, यानी कल का जो टोटल वॉल्यूम था उसका 60 to 70% ये ऑलमोस्ट सिर्फ आधे घंटे के सेशन में स्ट्राइक कर चुका है। कोई टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम में होता तो डेफिनेटली मैं एक आउटलुक लेता, बट एक बड़े क्रिटिकल ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर दीपक जसानी सिक्योरिटी से। मिस्टर जसानी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये अर्निंग सीजन अगर आप देखें जैसा भी चल रहा, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, कुछ एनकरेजिंग फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन मोर और लेस बाजार ने थम्स अप दिया है। बाजार इस वक्त अनकंफर्टेबल नहीं है इन प्राइसेस के साथ। आपकी अप्रोच क्या है? अभी मार्केट्स में कितना मूव और बाकी आपको लगता है सर यहाँ से? हाँ, गुड मॉर्निंग। मार्केट्स 9 दिनों की एक रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया है कल, अच्छे वॉल्यूम के साथ। सो यहाँ से और थोड़ा अपसाइड क्वाइट लाइकली है। 8670 8750 निफ्टी पे हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, रिजल्ट सीजन काफी मिक्स्ड रहा है। कुछ अच्छे रिजल्ट है, कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया में, विश्व में जो इक्विटी मार्केट का सेंटिमेंट है वो काफी अप है। ऑल्टरनेटिव एसेट्स कहाँ है और कहाँ पैसा डाले, इसकी दुविधा में इन्वेस्टर्स है। इसके लिए जो रिस्क ऑन ट्रेड है वो बढ़ रहा है। लोगों की जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है बढ़ रही है, क्योंकि लंबा करेक्शन बहुत महीनों से लोगों ने देखा नहीं है। इसके कारण लोगों को
बुरे नतीजों पे भी बड़ा करेक्शन इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम नहीं देख पा रहे। एक 1.5-2 दिन में करेक्शन खत्म हो जा रहा है। जी, इस बीच आप देखिए टीवीएस मोटर्स को आज नतीजे आने हैं और नतीजों से ठीक पहले दिन के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिख सकती है क्योंकि अप्रैल मई जून तीनों ही मंथ में हमने देखा है कि जो सेल्स रही हैं कंपनी की वहां पर एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखा है। स्पेशली जून के जो सेल्स फिगर्स आए थे वो काफी इंप्रेसिव थे। 3.25% ऊपर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हेमंत, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे टीवीएस मोटर्स के इस प्राइस बिहेवियर पर? देखिए, मेरे ख्याल से ये स्टॉक इज़ अ वेरी टिपिकल स्टॉक जो अशोक लीलैंड के जैसा ही रहा है। मतलब इस सीरीज़ में उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना पहले से स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो मेरे हिसाब से 314 के ऊपर अगर आज ये ट्रेड कर पाता है देन इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अ बिग रैली टूवर्ड्स 330। 314 काफ़ी क्रिटिकल लेवल है इसका। और ऑन द डाउन साइड मेरे ख्याल से 295-300 का अब एक अच्छा बेस बना रहा है। तो आज 314 पे ज़रूर फोकस रखिए। अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो आप एग्रेसिवली लॉन्ग कीजिए क्योंकि वहाँ से 10 से 15 रुपए का रैली बहुत आराम से दे सकता है। हेमंत, एक और चीज़ है, अभी जब दिवाली ने टीवीएस मोटर्स की बात छेड़ी, आप उधर देखिए आपका बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई, हीरो मोटोकॉर्प एट ऑल टाइम हिट कर रहा है। और क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई से अनकंफर्टेबल नहीं है, वो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ओवर शूट कर जा रहे हैं। आप देखें तो आप बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटोकॉर्प, इन दोनों में से किस पे ज़्यादा कैपिटलाइज करना चाहेंगे इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, पहली बात ये मुझे लगता है अब ऑल टाइम हाइज आर मोर लाइक नंबर्स, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं रादर देन एनीथिंग रेजिस्टेंस। दोनों ही स्टॉक्स जो आपने नाम लिया दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हीरो मोटर्स अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में आ गया है। 3300 इज़ गेटिंग टफ टू क्रॉस। दूसरी तरफ बजाज ऑटो जो है वो 2700 को पार कर गया है। तो मेरे हिसाब से बजाज ऑटो आई विल प्रेफर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2670। मुझे लगता है 2750 तक की एक रैली उसमें अभी बाकी है। हीरो मोटर्स मैं तभी लूंगा अगर कंफर्टेबली वो 3285 3290 के ऊपर ट्रेड कर पाता है तो, क्योंकि वो एक छोटा सा क्रिटिकल रेजिस्टेंस टाइप बन रहा है उसके लिए। और वहाँ पे भी अगर आप अभी लॉन्ग हैं तो 32 35 3240 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। और 3290 के ऊपर जाते ही मेरे ख्याल आपको 3350 तक की रैली देखने को मिलेगी।